Hello, dear aspirants. Welcome to the Exia IAS Academy. तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें कल का न्यूज़पेपर का जो जो भी न्यूज़ है उसको कवर किया जा रहा है इसमें। तो आई होप इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो गया होगा और आपने अपनी ओर से पढ़ लिया होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी टॉपिक है उसका एग्ज़ाम में क्या रेलेवेंस है, किस पॉइंट में क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। और ये जो भी संभावनाएं हम आपको बताते हैं ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एज वेल एज सिलेबस है। और इसी के साथ ये आपके यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो चाहे आपका आसाम का स्टेट पीसीएस हो या फिर नॉर्थ इंडिया का या फिर साउथ इंडिया का या ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हो। तो इससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन ओपन है। आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो हम आपको फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं सजेशन देता हूं कि आप फाउंडेशनल कोर्स से जुड़े, जिसमें हम लगभग 12 महीने में पूरा कोर्स को कवर करेंगे एकदम आपके स्क्रैच से। इसी के साथ आपको मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा क्लास करवाया जाएगा। और जो भी क्लासेस होंगी उसको आप 2 मोड में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। और जो ऑफलाइन के एस्पिरेंट्स हैं वो इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी को भी एक्सेस कर सकता है। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, और उसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है व्हाई गवर्नमेंट फेल्स। तो अभी गवर्नमेंट और गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो गवर्नमेंट बोलते ही गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन हैं उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो जो गवर्नमेंट फेल करती है इसमें हम जो भी फेलियर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम एग्जीक्यूटिव के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन इसमें आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी तीनों का ही कंट्रीब्यूशन देखना ज़रूरी रहता है। और इसी के साथ जो एग्जीक्यूटिव है उसमें जो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव 2 रहते हैं। तो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रहता है जो परमानेंट नहीं है, 5 साल में एक बार चुन के आती है। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में जो भी आपके ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस है, आईपीएस है या फिर स्टेट पीसीएस के डिफरेंट ऑफिसर्स है, तो इनका एक बार चयन होने के बाद ये लॉन्ग टर्म तक सर्व करते हैं। तो ये पूरा जो है क्या है, गवर्नमेंट सिस्टम है। और ये जो गवर्नमेंट सिस्टम पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है और पॉलिसी को आपका री इवैल्यूएशन करती है, फिर से आपका रीओरिएंट करके पॉलिसी को फिर से इम्प्लीमेंट करती है, तो उसी को कहा जाता है गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट जब फंक्शनिंग करेगी डिफरेंट लेवल में, डिफरेंट पॉलिसी मेक करेगी, उसी को हम गवर्नेंस कहते हैं। तो अभी गवर्नमेंट फेल क्यों कर रहा है, उसका क्या अंडरलाइंग रीज़न है, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो अभी गवर्नेंस फेलियर के बारे में आपके जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपका जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होगा, एथिकल गवर्नेंस नहीं होगा, तब तक हम जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो नहीं पा सकेंगे। जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश में चाहिए, हमारे देश को जो वेलफेयर बनाने का जो टारगेट है अंडर आर्टिकल 38 ऑफ डीपीएसपी, वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अभी इसके लिए कौन से अंडरलाइंग कॉजेस है गवर्नमेंट फेलियर के, तो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी देखी जाती है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का प्रॉब्लम देखा जाता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है अभी तक उसको टेकल नहीं किया जा सका है पूरी तरीके से। फिर जो पब्लिक सेक्टर है उसमें आप इनइफिशिएंसी देख सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर कौन से हो गए, जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकारी कंपनियां हैं जिसमें सरकार का शेयर सबसे ज़्यादा है, तो उसमें भी क्या है, इनइफिशिएंसीज देखी जाती है। इसी के साथ
की एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फेलियर्स कौन कौन से हैं? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर है, वेलफेयर प्रोग्राम में लीकेजेस देखे जाते हैं। तो बाकी देखिए आप एग्जाम्पल इसमें मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप एक बार अपनी ओर से देख लीजिएगा, समझ पाएंगे आप इसको। जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में भी आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन है, हाई कंप्लाइंस बर्डन है। फिर आपके पॉलिसी प्रायोरिटीज़ ओवर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ ओवर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए जो प्रायोरिटीज़ होने चाहिए उसके जगह में क्या देखा जाता है? पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ देखा जाता है। जैसे आपका फ्री बी कल्चर। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा जितना डेवलपमेंट इंश्योर होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसी के उपरांत जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री वीकनेसेस देखे जाते हैं। तो आपके पार्लियामेंट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिसरप्शन चलता है, और उसके वजह से आपका जो लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि पार्लियामेंट से देश एक्सपेक्ट करता है कि आपका रेस्पॉन्सिबली पार्लियामेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबली काम करे, अच्छे लॉज बनाए, ताकि देश में क्या हो, प्रोग्रेस आ सके। और इसी के साथ जुडिशरी से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जस्टिस जल्द से जल्द सर्व किया जाए और सभी के लिए सर्व किया जाए। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि ओवर 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, और हाई कोर्ट के लेवल में देखें तो 40% आपके वैकेंसीज देखे जाते हैं। तो ये जो भी आपके लेक्यूनास है इनको टेकल करना ज़रूरी है गवर्नमेंट को सक्सीड करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी डिस्टॉर्शन। तो एग्रीकल्चर में भी आप देख सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म में फेलियर देखा गया, स्मॉल लैंड होल्डिंग का प्रॉब्लम है। हमारे देश के 85 जो प्रतिशत फार्मर्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। तो उससे क्या है, वो जो प्रोडक्शन करते हैं वो सिर्फ आपके सब्सटेंटिव लेवल में ही रह जाता है, बस गुजर बसर करने के लिए ही होता है। और जिसमें आपके लगभग 50% पॉपुलेशन एंगेज है। तो 50% पॉपुलेशन का अगर सिर्फ गुजर बसर ही चल रहा है तो क्या है, देश में आप डेवलपमेंट को डिज़ायर्ड लेवल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसी के उपरांत और क्या प्रॉब्लम है, ओवर डिपेंडेंस ऑन सब्सिडीज़ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट के ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन डालता है। तो गवर्नमेंट क्या नहीं कर पाती है, डिफरेंट जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स में आपके जो पैसा खर्च करना था वो खर्च नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है देन दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर नहीं हुआ तो एसेट क्रिएशन नहीं होगा, और एसेट क्रिएशन नहीं हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम डिज़ायर्ड लेवल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं कंप्लीट फेलियर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी पॉलिसीज ली जाती है ऐसा नहीं है कि उसमें आपके पॉजिटिव आउटकम्स नहीं देखे जाते हैं। तो इसीलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ डिज़ायर्ड आउटकम, कि आउटकम तो मिला है लेकिन डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं मिला है। और एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह से ही जो वर्ड्स है इस्तेमाल करने हैं, आपको बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड, स्ट्रिक्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बैलेंस तरीके से आंसर्स को लिखना होगा। क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है उनका आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाने से नहीं होगा, आपको सोल्यूशन दिखाना होगा। जो भी पॉलिसीज़ है सिर्फ उसकी नेगेटिविटी आपको देखने से नहीं होगी, उसकी पॉजिटिविटी भी आपको देखनी होंगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि आंसर आपका बैलेंस रहे। तो वाई डज गवर्नमेंट फेल, तो इसमें और कॉजेज़ बताए गए हैं। ओवर सेंट्रलाइजेशन है, इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर है, ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी देखी जाती है, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, वीक अकाउंटेबिलिटी या फिर ट्रांसपेरेंसी है, फेलियर इन स्किल डेवलपमेंट है। तो आज के समय पे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का सर्च देख सकते हैं। तो इसको अभी काम में लगाने के लिए स्किल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट ही ज़रूरी नहीं है, कल अगर स्किल डेवलपमेंट हो गया उसके बाद अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही तो लोग कहाँ काम करेंगे। इसीलिए क्या है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही इकोनॉमिक ग्रोथ में ध्यान देना है ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो सके। तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग चीज़ है और डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो जीडीपी ग्रोथ है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, जब लोगों को काम मिलेगा, जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पैरेलली चाहिएगा, क्योंकि जब ग्रोथ होगा, ग्रोथ के लिए आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगेगा, तभी क्या है, इकोनॉमिक
डेवलपमेंट आ सकता है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, ये सब इन्हांस की जा सकती है। ओके, तो बाकी जो भी चीज़ें हैं आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ आपको एक मॉडल क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है। एग्जामिन दी स्ट्रक्चरल कॉजेस ऑफ गवर्नेंस फेलियर इन इंडिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जीएस पेपर 3, सॉरी नॉट 3, 2 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 3 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नेंस फेलियर की वजह से कैसे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं, इस गवर्नेंस फेलियर का इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो बाकी आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को बुलेट फॉर्म के आकार में दिया गया है। तो इसको आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर इसको बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी पॉइंट है, ये जो भी कीवर्ड्स है, इसको आपको ध्यान में रखने होंगे। और सभी को डर लगता है आंसर राइटिंग से, तो डरिए मत, क्योंकि डरते रहेंगे और वर्क नहीं करेंगे तो डर क्या रहेगा, परसिस्टेंटली बना रहेगा। तो उसके ऊपर क्या करना है, आपको वर्क करना है। आप एक आंसर लिखिए, 2 लिखिए, 10 लिखिए, तो ग्रेजुअली चीज़ें क्या होगी, इम्प्रूव होती जाएंगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है अबाउट मल्टीलैटरलिज्म। ओके, तो अभी मल्टीलैटरलिज्म होता क्या है, जब इंटरनेशनल लेवल में कोऑपरेशन को एंश्योर किया जाता है अमोंग दी नेशंस। तो डिफरेंट नेशंस क्या करती है, जो ग्लोबल इश्यूज है उनको लेके कोऑपरेशन एंश्योर करती है ताकि प्रॉब्लम को टेकल किया जा सके। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फिर आपके ग्लोबल टेररिज्म का जो इशू है, तो ये जो भी प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करने के लिए जब देश एक साथ जुड़ेंगी और डिस्कशन में बैठेगी, उसके बाद वो क्या करेंगी, पॉलिसी लेंगी, तो उसको कहा जाएगा मल्टीलैटरलिज्म, कि सभी देशें एक साथ जुड़ गई है। और जुड़ने के लिए प्लेटफॉर्म कौन से हैं, जैसे आपके यूनाइटेड नेशन है जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक या फिर अदर जो भी फील्ड है उसमें कोऑपरेशन इंश्योर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके बाद जो भी ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है। तो ये क्या करता है, मल्टीलैटरलिज्म को इंश्योर करता है। लेकिन हाल ही में जो आपके US में पॉलिटिकल शिफ्ट देखा गया है, या फिर जो रेडिकल पॉलिसी चेंजेस देखे गए हैं, और बाकी जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, जो यूनिलैटरल डिसीजंस ले रही हैं, उसके वजह से क्या है, मल्टीलैटरलिज्म डाइल्यूट हो रहा है। और जब मल्टीलैटरलिज्म डाइल्यूट होता है तब प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो ग्लोबल लेवल है उसमें जो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है वो ठप हो जाता है या फिर वीक हो जाता है, जिससे क्या है, कोई भी डिसीजंस नहीं लिया जा सकता है। और इंटरनेशनल लेवल में क्या है, एक पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, निराशा का एक माहौल क्रिएट हो जाता है। और जो भी डिसीजंस है डिफरेंट नेशन अपने तरीके से लेने लगती है। जब देश अपने तरीके से डिसीजन लेने लगे, ग्लोबल रूल्स को, नॉर्म्स को फॉलो ना करे, तो उसको हम कहते हैं यूनिलैटरलिज्म। ओके, तो यूनी मतलब वन, कि एक देश क्या कर रहा है, सारा डिसीजंस को ले रहा है अपनी ओर से अपने बेनिफिट के लिए, और क्या कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है या फिर डिसओबे कर रहा है इंटरनेशनल लॉ को, जो मल्टीलैटरलिज्म को दर्शाता है। तो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है, आज के समय पे जो मल्टीलैटरलिज्म है वो बेसिकली US डिसएंगेजमेंट से देखा जा रहा है। उसके बाद और भी एक रीज़न है रशिया का जो असर्टिवनेस है, फिर चाइना का जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, फिर ग्लोबल लेवल में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन देखा गया है। जैसे अभी WTO है, तो WTO के अंदर क्या है, डेवलप नेशंस और डेवलपिंग नेशंस का एक फ्रेगमेंटेशन बहुत दिनों से चला आ रहा है। लेकिन अभी ऐसा है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, आपके जो पावरफुल नेशन है, जो डेवलपिंग नेशन है, उनके बीच जो कोलैबोरेशन है उसको इंश्योर नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए आप एक क्या है, फॉल ऑफ मल्टीलैटरलिज्म आज के समय पे देख रहे हैं। और ये जो भी फेनोमेना है ये ऐसा नहीं है कि नया फेनोमेनन है, इसके पहले भी आप राइज एंड फॉल ऑफ मल्टीलैटरलिज्म देख सकते हैं। ओके, तो इसमें बाकी जो भी इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, कैसे ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म एमर्ज किया, उसके रिगार्डिंग इसमें मेंशन किया गया है। तो जैसे पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार में आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले आपका जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था उसके बाद लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था। तो लीग ऑफ नेशन तो का जो फेलियर है वो तो हमें पता ही है कि लीग ऑफ नेशन की फेलियर के वजह से ही क्या है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वार का सर्ज हुआ था।
लेकिन फिर से क्या हुआ, मल्टीलैटरलिज्म को रिवाइव करने की कोशिश की गई। यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ 1944 में, फिर ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन आए। तो ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को एक साथ क्या कहा जाता है, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ब्रिटन वुड्स में ही आपके ये दो इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया गया था ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को गवर्न किया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कैसे मल्टीलैटरलिज्म का सर्ज हो रहा है। फिर आपके 1947 में गेट आया था। गेट का मतलब हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ट्रेड को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, कैसे टैरिफ्स को लगाया जाएगा, टैरिफ कितना होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग एक आपका आप इसको एक डील कह सकते हैं, 1947 में आया था। तो इसी को क्या किया, अभी सक्सीड करके WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का आकार दे दिया गया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो टैरिफ्स है, ट्रेड के जो भी नॉर्म्स है वो बनाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं द 1990s पीक ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। तो 1990 के बाद क्या है, मल्टीलैटरलिज्म पीक में आ गया। क्यों पीक में आ गया, क्योंकि आपका कोल्ड वार जो चल रहा था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या है, वर्ल्ड में आपके बाइपोलैरिटी देखा गया। तो बाइपोलैरिटी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यूनिपोलैरिटी मतलब एक पावर का डोमिनेंस रहना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बाइपोलैरिटी मतलब दो पावर का डोमिनेंस रहना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और मल्टीपोलैरिटी का मतलब है कि बहुत सारे देश क्या करते हैं, मिलके डिसीजंस लेते हैं, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता है। तो सबसे बढ़िया जो इसमें स्टेज है वो है मल्टीलैटरलिज्म का। ओके, तो जब आपका कोल्ड वार का समय चल रहा था, तो कोल्ड वार के समय क्या था आपका, यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक टसल देखने को मिला था, उसी को कहते हैं कोल्ड वार। तो कोल्ड वार के समय भी क्या था, मल्टीलैटरलिज्म की जगह बाइपोलैरिटी था। ओके, एक तरफ जो देश यूएस को सपोर्ट करते थे वो यूएस के साथ रहते थे, यूएसएसआर के आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट करते थे वो यूएसएसआर के साथ रहते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। लेकिन जब यूएसएसआर ग्रेजुअली वीक होने लगा और 1991 में यूएसएसआर का पतन हो गया, तो उसके बाद 15 न्यू नेशंस की एमर्जेंस हुई, और सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन बन गया, आपका यूएसए बन गया। तो अभी जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर है उसको किसके हिसाब से चलाने लगा, यूएसए के हिसाब से। तो यूएसए ने ये इंश्योर किया कि आपका जो मल्टीलैटरलिज्म है वो बना रहे, यूएसए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाए वर्ल्ड का। और जैसे कि पावरफुल था तो सभी देशों को उनका जो बात है वो सुनना भी पड़ता था, क्योंकि नहीं तो वो क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स अपनाते थे, जैसे आप फर्स्ट गल्फ वॉर 1991 में देख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या है, 21st सेंचुरी में अगर आप देखें तो आप ये देख पाएंगे कि मतलब 2000 सन के बाद डिफरेंट नेशन का राइज हुआ था। ओके, जैसे चाइना, फिर आपका इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तो उससे एक मल्टीलैटरलिज्म आया था। लेकिन अभी 2000 आप 20 के बाद देख सकते हैं कि जो मल्टीलैटरलिज्म है उसमें इरोजन आ रहा है। कैसे इरोजन आ रहा है, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिस्टिक पॉलिसीज़। फॉर एग्जांपल ट्रम्प साहब का जो पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक नेशनलिज्म, सेंस ऑफ नेशनलिज्म दिखाई दे रहा है। और नेशनलिज्म क्या करता है, सिर्फ अपने देश में ध्यान देता है। फिर ब्रेक्जिट देखा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन से क्या हुआ, ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया। फिर आप देख सकते हैं रशिया का जो असर्टिवनेस है, चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है। ओके, इसके बाद यूएस का विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उससे, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, ईरान न्यूक्लियर डील से। तो ये क्या दर्शाता है, आपका जो मल्टीलैटरल लेवल में जो कोऑपरेशन हो रहा था उसको कैसे रोक दिया गया है, या फिर कोऑपरेशन से कैसे जो रेस्पॉन्सिबल देश है, जिसके पास पावर है, जो रेस्पॉन्सिबली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, वो आपका अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं। ओके, फिर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो क्या कर रहा है, मल्टीलैटरल जो फोरम्स है उसको बाईपास कर रहा है। ओके, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आपको आज समझा भी दूं इस चीज़ को, तो मैंने समझाने की कोशिश की। ओके, तो बाकी जो भी टॉपिक है आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो कैसे डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइनिंग रोल ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। सो आप यूनाइटेड नेशंस में देख सकते हैं, यूएस, चाइना, रशिया, ये क्या करते हैं, जो भी डिसीजन होता है उसमें वेटो कर देते हैं। फिर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसको आज तक रिवाइव नहीं किया जा सक रहा है। फिर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आप देख सकते हैं वीकेंड किया गया है बाय चाइना लेड अल्टरनेटिव्स लाइक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ब्रिक्स बैंक,
इन सब चीज़ों के द्वारा। फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएसए विड्रॉ कर चुका है। तो अभी इतना बड़ा देश जब विड्रॉ कर चुका है एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे आपका क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम को टेकल किया जा सके, तो इससे क्या होता है, अभी जो मल्टीलैटरलिज्म है उसका इरोजन देखा जा सकता है, जो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए सही नहीं है। ओके, तो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सब क्यों चालू था? बिकॉज कि आपका ग्लोबल लेवल में मल्टीलैटरलिज्म नहीं था। ओके, बाकी रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म जो भी चीज़ें अभी बताई है वो इसमें मेंशन की गई है। ओके, जैसे ब्रेक्जिट के बारे में है, ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी है। ओके, तो इसको आप देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो बाकी इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में, ये क्यों बताया गया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना मल्टीलैटरलिज्म, इस बार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, ऐसे में पूछा जा सकता है, आपके जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है, 3 में भी आ सकता है। ओके, फिर 4 में भी इसका एथिकल इम्प्लीकेशंस पूछा जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट दी जीडीपी डेटा डज नॉट शो। तो जीडीपी डेटा क्या शो नहीं करता है? तो अभी देखिए, आप जीडीपी का डेटा आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है, ठीक है ना। आप जब भी जीडीपी डेटा देखते हैं कि आपका जीडीपी 7-8% से ग्रो कर रहा है, तो ये इसको इंश्योर नहीं कर रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था अभी थोड़े पहले कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग चीज़ है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? एक नैरो इंडिकेटर है, लेकिन ब्रॉडर इंडिकेटर क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? जीडीपी का ग्रोथ होना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ओके, लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ चंद लोग उससे बस मुनाफा ले रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन देश में अभी भी एजुकेशन एक्सेस पूरा नहीं है, फिर अभी भी हेल्थ सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। ओके, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी भी ख़राब है, लोगों के अंदर आपका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, हिडन हंगर का प्रॉब्लम है। तो ये क्या दर्शाता है कि ग्रोथ तो है, लेकिन आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या? जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसमें अभी क्या है कि आपका जीडीपी का जो डेटा है वो बाकी और चीज़ें हैं, जो और एस्पेक्ट है उसको नहीं दर्शाता है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो वीक इन्वेस्टमेंट ग्रोथ दिखा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ है वो जस्ट 6% है। ओके, जबकि ये 2004-7 के समय पे बहुत बूम था और एनुअली ग्रो कर रहा था बाय 15%। ओके, जो जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो ये सभी चीज़ें क्या है, अभी के समय पे बहुत वीक है। तो हमें जब जीडीपी का डेटा देखते हैं ना, तो जीडीपी का डेटा के साथ इन सभी डेटास को भी देखना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी ये डेटा काम कहाँ आएंगी? जब भी आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा, तो आप क्या है, सिर्फ उसमें हवाबाजी वाला आंसर नहीं लिख सकते हैं। उसमें आपको क्या है, थोड़ा बहुत डेटा डालना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सके, आपके आंसर को सब्सटेंशिएट कर सके कि हाँ ये सही है कि जीडीपी का ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा है। तो वैसे कुछ डेटाज आपको देने होंगे जो इसमें इंश्योर किया गया है। ओके, फिर आपका इसमें जो भी चीज़ें हैं, ओके, कि कैसे आपका जो प्री कोविड ग्रोथ था 2019-20 वो भी बिलो 4% था। क्यों था? पता ही है कि उस समय डिमोनेटाइजेशन हो गया था। उसके बाद जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में इशू आ रहे थे। तो ये एक समय के लिए क्या था, ये दो रिफॉर्म्स की वजह से स्लो डाउन देखा गया था। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद भी क्या है, आपका ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के द्वारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटा के कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना होगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको एनकरेज करना होगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एनकरेज नहीं हो रही है। तो उनको एनकरेज करने के लिए क्या है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो डीरेगुलेशन है, उसको प्रोवाइड करना होगा। तो इन सभी चीज़ों को क्या है, आपको कंसेप्चुअली समझ के इसको लिंक करके लिखना है। बाकी जो भी कंसेप्ट है इसमें मेंशन किया गया है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिखाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, साइलेंट बट स्वीपिंग
क्राइसिस। तो ये क्या है आपका, तो इसमें अभी क्या बता रहा है, अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में ही ये आर्टिकल बता रहा है कि हमें इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो जीडीपी का नंबर से तो पता चल रहा है कि ग्रोथ हो रहा है, फिर भी क्या है आपके बहुत सारे इश्यूज अभी भी देखे जा रहे हैं। तो वो इशू को कैसे टैकल किया जा सकता है, ओके तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, नॉट माइक्रो, हाँ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का 3 डायमेंशन होता है। एक होता है फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाता है थ्रू बजटिंग। तो बजटिंग में आपका आप देखते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना होने वाला है, कितना टैक्सेशन लगने वाला है, फिर आपका कितना डेफिसिट रहने वाला है, उसको दर्शाता है। ओके फिर मॉनेटरी पॉलिसी में आप ये आरबीआई के द्वारा लिया जाता है, जो जिसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है 2 to 6% के अंदर, ताकि ग्रोथ को अचीव किया जा सके। और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो क्या है, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन कम हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट आपका कम हुआ तो उससे क्या है, कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का एक डायलामा भी रहता है कि इसको कैसे बैलेंस करना है। तो हाल ही के समय में देखा गया है कि जो बैलेंसिंग है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ये। ओके नेक्स्ट है आपका करंट अकाउंट एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो करंट अकाउंट एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी को भी कौन डिसाइड करता है आपका, इसको आपका इसके ऊपर फिस्कल पॉलिसी एज वेल एज आपका मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का ही असर रहता है। जैसे ट्रेड बैलेंस के लिए क्या है आपका, इसमें फिस्कल पॉलिसी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपका क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। लेकिन करेंसी स्टेबिलिटी में किसका रोल रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी का रोल रहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को या फिर जो आरबीआई है वो हमारे करेंसी को डॉलर के साथ स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक आपका बैलेंस मेंटेन किया जा सके। बाकी सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें मेनली आपके फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए कैसे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया जा सकता है उसके बारे में ये आर्टिकल मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल अभी जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो आपके गवर्नमेंट स्पेंडिंग 2 हेड्स में करती है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अगर वो ज़्यादा होता है तो उससे क्या है, हमारे देश में एसेट क्रिएट नहीं होता है। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ने से उससे हमें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखाई देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो कैसे मिस स्पेंडिंग हो रहा है, कैसे आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने चाहिए थे उसमें कैसे डिक्लाइन आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, प्लस सजेशन भी दिया गया है कि आपके मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो हेडिंग वाइज इसमें सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर जो भी चीज़ें इसमें समेटी जा सकती है सभी को समेटा गया है। और ध्यान से आप इसको पढ़िएगा और डरिएगा मत कि बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं है। आप देखिए पूरा फुल पेज थोड़ी है इसमें, सिर्फ पॉइंट वाइज है। तो इस पॉइंट को भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएंगी। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऐसे ही शॉर्ट आंसर ही आपको लिखने होंगे 150 से 250 वर्ड के बीच। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी कंसेप्ट को लर्न कर रहे हैं उसको 150 से 250 वर्ड में आप समेट सके, उस हिसाब से चीज़ों को आपको देखना होगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो बाकी इसमें व्हाट नीड्स टू बी चेंज, क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन है। तो आपको होता है ना व्हाट शुड बी दी वे फॉरवर्ड, तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना, रिवाइविंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। तो ये आप अपनी ओर से देख लीजिएगा ABCD, और इसके अंदर भी सब पॉइंट्स दिए गए हैं। एक्सचेंज रेट को मैनेज करना होगा, फिर आपका इसमें मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने होंगे। फिर आपका अगेन फिस्कल रिफॉर्म्स लाने होंगे, स्ट्रेंथनिंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो उसके लिए जो टैक्स का बेस है उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, टैक्स कंप्लाइंस को लाना पड़ेगा। जो आपके रिड्यूस किए जाते हैं टैक्स एग्जाम्पशंस, स्पेशली हाई इनकम ग्रुप। अभी हाई इनकम ग्रुप के पास इतना पैसा है तो क्यों एग्जाम्प्ट करना है उनको टैक्स से। उसी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नॉर्थ साउथ के डिवाइड के बीच। अभी देखिए जब नॉर्थ साउथ के बारे में बात होता है तो इसमें आपका स्पेशली
एक जो डिलिमिटेशन होने वाला है आफ्टर 2026 के सेंसस के बाद, उसी के बारे में मेंशन किया गया है, और प्लस फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में भी मेंशन किया गया है। लेकिन जब हम नॉर्थ साउथ का डिवाइड के बारे में देखते हैं, तो एक नंबर वन हमें देखना होता है, एक कल्चरल डिवाइड है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ओके, कि लैंग्वेज के वजह से आपका जो द्रविडियन कल्चर है वो एक प्राउड कल्चर है, और उनका भी जो लैंग्वेज है वो बहुत पुराना है। तो इसके वजह से वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं कि हिंदी का इम्पोजिशन हो जाएगा। तो ये एक मुद्दा है। फिर आपका दूसरा मुद्दा जो है, अभी जो कल्चर में ही है, जो हिस्टोरिकल आपके चीज़ें हैं, जो एक्सकावेशन हो रही है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन, तो उससे भी क्या है, नई चीज़ें उभर के आ रही है कि जो आयरन एज है वो साउथ में बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, नॉर्थ में स्टार्ट होने से पहले ही। तो ये चीज़ें भी अभी क्या कर रही है, एक नॉर्थ साउथ में डिवाइड क्रिएट कर रही है। इतने दिन क्या था, एक आपका गंगेटिक अप्रोच चल रहा था कि गंगेटिक रीजन में ही आयरन एज का आविष्कार हुआ था। तो अभी ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि नॉर्थ साउथ का जो भी डिवाइड है वो कौन से चीज़ों में आपके है, और कितना दूर ये सभी चीज़ें जस्टिफाइड है, ये देखना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी इसमें क्या है आपकी, और दो दूसरे जो मुद्दे हैं जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है। मैंने जो अभी दो मुद्दे बताए, एक तो आपका लैंग्वेज को, और एक जो आपका आर्कोलॉजिकल खोज हो रहा है, वो पास्ट में कर दिया गया है, उसका डिस्कशन हो गया है। लेकिन अभी क्या है, आपके नॉर्थ साउथ में डीलिमिटेशन को लेके एक टेंशन आ रहा है। स्पेशली जो तमिलनाडु के सीएम साहब है और आंध्र प्रदेश के सीएम साहब है, उन्होंने चिंता जताई है कि जब इन फ्यूचर डीलिमिटेशन होगा तो उसमें क्या है, आपके साउथर्न स्टेट्स जो है, साउथ में 5 स्टेट है, तो ये 5 स्टेट क्या है, डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगी। डीलिमिटेशन के बाद जो सीट बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वो क्या है, नॉर्थ के स्टेट्स के लिए तो बढ़ जाएगा, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, इनके लिए बढ़ेगा, लेकिन साउथ के लिए घट सकता है, घटने की संभावनाएं पूरी है, क्योंकि जो डिलिमिटेशन होता है वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होता है। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा सीटें। तो इससे अभी क्या है, जो साउथ के स्टेट है ये डर रहे हैं कि हमने जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया उसके वजह से हमें क्या है, रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट मिलने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ये कंसर्न जताया है कि जो आपके फाइनेंशियल डिवोल्यूशन होते हैं, जो टैक्स शेयरिंग होता है अंडर फाइनेंस कमीशन फार्मूला, तो जो 41% अभी के समय में 41% जो डिवोल्यूशन होता है, उसमें ये देखा गया है कि नॉर्थ के स्टेट को ज़्यादा पैसा मिला है, क्योंकि नॉर्थ के स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसीलिए साउथ ये बता रही है कि साउथ ने जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दिखाया है, जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, उसके वजह से उनको पिनलाइज किया जा रहा है। तो अभी क्या है, ये पूरा एक डिबेट छिड़ के आ गया है कि जो डिलिमिटेशन होने वाला है 2026 के बाद, जब भी सेंसस होगा तब डिलिमिटेशन होने वाला है। तो देखना होगा कि इसमें क्या किया जाता है। जैसे कि आपके इंदिरा गांधी जी के समय पे 1971 सेंसस के बाद फ्रीज कर दिया गया था, ओके, 2001 तक। फिर जब 2001 में आपकी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, फिर उन्होंने फ्रीज कर दिया 2026 के 6 तक, कि 2026 के बाद जब सेंसस होगा तब देखा जाएगा डिलिमिटेशन क्या होगा। तो अभी ये भी देखा जाना है कि 2026 के बाद डिलिमिटेशन कैसे होता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है, इसमें आपको इन फ्यूचर देखना होगा कि क्या निकल के आता है। लेकिन इसमें एक प्रोजेक्शन दिखाया गया है कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो 2021 के सेंसस, जो 2021 में था वो सेंसस तो हुआ नहीं, अब जो सेंसस होगा उसके बाद, तो उसमें प्रोजेक्टेड सीट दिखाई गई है कि उत्तर प्रदेश का हाल ही में हाल का सीट कितना है, 80 है। एक्सपेक्टेड इंक्रीज कितना होगा, 100 प्लस हो जाएगा, मतलब 20 प्लस इंक्रीज होगा। बिहार में 10 प्लस हो जाएगा। फिर आपका मध्य प्रदेश में भी क्या है, 6 सीटें इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन तमिलनाडु में क्या है, घटने की संभावनाएं हैं। आप देख सकते हैं 39 से ये 30 या फिर 32 तक आ सकता है। केरला में 20 से 15 to 18 आ सकता है, अगर अभी के फॉर्मूले के हिसाब से डिलिमिटेशन किया जाए तो ये क्या है, एक डिस्करेजिंग बात है साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए, क्योंकि साउथ इंडिया ने जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दिखाया है उसकी वजह से आप उनका हेल्थ में, आपका एजुकेशन में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में देख सकते हैं कि कितने अचीवमेंट्स उनको हासिल हुए हैं। और प्लस जो भी गवर्नमेंट की कमाई होती है, ओके, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से ही कमाई होती है,
तो जो टैक्स लगाए जाते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो इसमें क्या है, साउथ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, लेकिन इन रिटर्न साउथ को जो डिवोल्यूशन होना चाहिए, जितना पैसा साउथ को जाना चाहिए उतना नहीं जाता है। तो ये सभी चीज़ें एक कंसर्न है। लेकिन अभी इसमें देखना क्या है कि साउथ के स्टेट्स को आपका रिवॉर्ड मिलना चाहिए उनके डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए, ना कि उनको पनिश किया जाना चाहिए। तो ये देखना होगा आने वाले समय में कौन सा फॉर्मूला बनता है। बाकी इसमें एक्सपेक्टेड वे फॉरवर्ड आपको दिखाया गया है बाय डिफरेंट एक्सपर्ट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इट्स टाइम इंडिया स्टॉप्ड हाइडिंग इट्स फैब फोर। ओके, तो जो फैबुलस फोर है, तो फैबुलस फोर कौन है? जो एस्ट्रोनॉट्स है, जो आपके हमारे गगनयान मिशन में मिशन को वेंचर करने वाले हैं। तो इसमें अभी क्या है, जो आपके 2018 में गगनयान मिशन को डिक्लेयर किया गया था बाय आवर पीएम। उसके बाद आपका क्या है, 6 इयर्स के बाद 4 एस्ट्रोनॉट्स को इलेक्ट किया गया था। तो उसमें आपके हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत नैयर, शुभांशु शुक्ला, फिर अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप जी। तो ये जो चारों एस्ट्रोनॉट है, इनका नाम इलेक्ट किया गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को क्या है, पब्लिक एंगेजमेंट से दूर रखा गया है। जो कि आप देख सकते हैं अलग जो नेशन है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, या फिर नासा है, या फिर जाक्सा है, या फिर कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, तो इनके जो स्पेस एजेंसी है, या फिर रशियन स्पेस एजेंसी है, तो इनके स्पेस एजेंसियाँ क्या करती है, जो इनके एस्ट्रोनॉट्स है उनको पब्लिक के साथ डील करने देती है, पब्लिक एंगेजमेंट करने देती है, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि क्या हो सके, हमारे जो स्टूडेंट्स है उनको एनकरेजमेंट मिल सके। लेकिन अभी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से या फिर डिफरेंट रीज़न की वजह से क्या है, इनको आपके हिडन रखा गया है और पब्लिक एंगेजमेंट करने से दूर रखा गया है। ओके, तो यही चर्चा इसमें किया गया है। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम जो भी है हमारे एस्ट्रोनॉट्स के, वो ज़रूरी रहेंगे, पूछा जा सकता है। प्लस आपका गगनयान मिशन कब लॉन्च होने वाला है, उस तरह के डेटा पूछे जा सकते हैं। ओके, और कब आपका अनाउंस किया गया था, ऐसे कुछ आप डेटास देख लीजिएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, नाम तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी जो भी लॉन्चिंग प्रोबेबल लॉन्चिंग ईयर है, डेट है, वो जो भी न्यूज़ में आता है उसको आप ट्रैक करते रहिएगा। ओके, बाकी नासा, ईएसए, इनका बारे में कहा गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि ये क्या करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको पब्लिक फिगर बनाते हैं। ओके, मीडिया इंटरेक्शन होता है, स्कूल में विजिट होता है, डॉक्यूमेंट्री फीचर्स किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है इनके ऊपर, ताकि लोगों को एनकरेज किया जा सके। जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, उस फील्ड में जो बच्चे हैं उनको एनकरेज किया जा सके और देश का जो प्राइड है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए ये आर्टिकल क्या है, क्रिटिसाइज़ करता है कि जो हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको पब्लिक एंगेजमेंट से दूर ना रखा जाए। ओके, तो इसमें क्या है, आप इसको ओवरऑल पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ मेंस में क्या है, ओवरऑल इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, कि आपका फॉर एग्जांपल इसरो की क्या अचीवमेंट्स रही है, ओके, या फिर इन फ्यूचर कौन से मिशन लेने वाले हैं, तो वैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इमिग्रेशन इशू। ओके, कि अभी इसमें ये कहा गया है कि अ लैंड वेयर एम्बिशन ग्रो, तो हमारा देश में एम्बिशियस लोग बहुत हैं। ओके, जो बहुत मेहनत करते हैं अपने जो भी पोजीशन है उसको ठीक करने के लिए। ओके, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये देखा जाता है कि अ लैंड वेयर एम्बिशन तो ग्रो करता है माइनस एन आउट बाउंड टिकट, लेकिन बाहर जाने के लिए हमें क्या है, सहूलियत नहीं है। तो अभी ये आर्टिकल जो है हमारे रिनाउंड जो स्कॉलर है और एमपी है शशि थरूर जी, उन्होंने लिखा है। तो काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है। इसमें पहले तो ये बताया गया है कि जो आपका हमारा इंडियाज़ का माइग्रेशन पैराडॉक्स है, तो जो भी इमिग्रेशन होता है बाहर, उसमें 2 तरह के आपके इमिग्रेशन देखे जाते हैं या माइग्रेशन देखा जाता है, एक आपका लीगल, एक इलीगल। तो लीगल तरीके से जाने के लिए क्या है, लोगों को बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, तो सबके लिए वो सहूलियत नहीं होती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, आपके जैसे डन की रूट लगा के या फिर इलीगल वे से डिफरेंट नेशंस को जाते हैं, फिर उसमें जाके जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको फिर बहुत ही अनडिग्निफाइड तरीके से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है
तो प्रॉब्लम क्या है इसमें हमारे देश में है कि हमारे देश में आपके जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं है। ओके। इसके वजह से या फिर बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन है या फिर जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है हमारे यूथ बाहर को माइग्रेट करते हैं। तो इसके लिए अभी करना क्या है, हमारे देश को क्या करना है, इकोनॉमिकली डेवलप करना है। जो सोशल आपके बायसनेस है अभी कास्ट सिस्टम की वजह से भी क्या है लोग बाहर चले जाते हैं कि यहाँ पे रह के अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हासिल कर ले फिर भी हमें सोशल स्टेटस नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उनको भी दूर करना है। फिर आपका और एक मुद्दा है गवर्नेंस फेलियर। तो गवर्नेंस फेलियर की वजह से अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी कोई अगर एक बिजनेस भी चालू करना चाहता है तो उसमें इतना रेगुलेटरी हर्डल्स है कि लोग परेशान हो जाएंगे और परेशान होकर थक के बैठ के क्या करेंगे, सोचेंगे कि हम बाहर ही निकल जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी प्रायोरिटीज़ है, तो अभी देखा कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ओके, उसकी वजह से क्या है लोग डिस्करेज हो जाते हैं और ज़्यादा जो एस्पायर करते हैं वो फिर दूसरे देश को चले जाते हैं। तो उसमें वो लीगल रास्ता उन्हें मिले तो ठीक है, नहीं तो वो इलीगल रूट अपना लेते हैं। तो बाकी सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर में बूस्ट लाना है। ओके, फिर आपके जो एजुकेशन है स्किल को डेवलप करना है, फिर आपका सोशल सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिविटी लाना है। ओके, तो तभी क्या है देश में आपका जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सकता है। चेंजिंग द नैरेटिव्स, तो जो इंडिया एज ए डेस्टिनेशन अभी चेंज करना है, इंडिया को डेस्टिनेशन बनाना है कि इंडिया एक डेस्टिनेशन है, नॉट जस्ट ए डिपार्चर पॉइंट। कि डेस्टिनेशन है, दूसरे देशों से भी लोग आए, हमारे लोग भी जो है काम करें। तो हम अभी एग्जाम्पल में सिर्फ क्या है सत्यन अडेला जी को लेके प्राउड करते हैं या फिर आपके सुंदर पिचाई जी को लेके प्राउड करते हैं। तो वो भी प्राउड का बात भी है। ओके, लेकिन सिर्फ दो एग्जाम्पल से हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि हमारा देश का कंडीशन बहुत अच्छा है। ओके, तो उसके लिए क्या है इसमें देश के इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने की बात की गई है और ये क्रिटिसाइज भी किया है हमारे देश के जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उसको। ओके, और कैसे ठीक किया जा सकता है उसका सुझाव भी इसमें मेंशन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि न्यू दिल्ली मतलब इंडिया क्या कर रही है, तालिबान के साथ जो अपना रिलेशन है उसको रिकैलिब्रेट कर रही है। लेकिन अभी इसमें क्या है, जब हम तालिबान के साथ अपना रिलेशन रिकैलिब्रेट करेंगे तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है और उसके साथ मतलब इसमें हमें बेनिफिट भी मिलेगा और ये जोखिम भरा भी है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो अभी तालिबान रजीम कहाँ है, अफ़गानिस्तान में है। तो अफ़गानिस्तान का जो डेमोक्रेटिक रजीम था, कुछ गिलानी साहब थे, तो उनको हटा दिया गया था। उसके बाद यूएस ने भी विथड्रॉ कर लिया था। उसके बाद तालिबान जो फाइट कर रहा था बहुत डेकेड से, उनको अभी क्या है रजीम हासिल हो गया है। तो अभी अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी रजीम है तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। ओके, तो अभी इसमें क्या है जो वर्ल्ड की डिफरेंट नेशन है ये तालिबानी गवर्नमेंट को अफ़गानिस्तान में डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दे रही है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर अफ़गानिस्तान के साथ हम ना जुड़े तो जैसे चाइना है, फिर चाइना क्या कर रहा है आपके अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ले रहा है। तो ये चीज़ें क्या करेंगी इंडिया को एक डिसएडवांटेज पोजीशन में रखेंगी। ओके, तो इसीलिए हमें भी क्या करना है आपके अफ़गानिस्तान से जुड़ना है। तो अगर हम अफ़गानिस्तान से जुड़े तो उसमें हमें क्या दिक्कतें आ सकती है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। क्योंकि सिक्योरिटी लिहाज से अफ़गानिस्तान के तालिबान रजीम से इंडिया को जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो क्या है अफ़गानिस्तान में आपके इंडिया के अगेंस्ट जो डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप है जो अफ़गानिस्तान के डिफरेंट रीजन में पनप रहे हैं वो क्या कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट प्लान कर सकते हैं। और तालिबान के साथ जुड़ के हम क्या कर सकते हैं, अनऑफिशियली हो या ऑफिशियली जुड़ के हम उनसे अपने लिए अपने हित में पॉलिसी बना सकते हैं। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो बाकी जो भी पॉइंट्स है इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। तो अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में हमने कल भी एक आर्टिकल देखा था। तो ये जो कल हमने देखा था उसी का ये वैल्यू एडिशन है और जो कल के जो भी चीज़ थी उसको फिर से इसमें इंक्लूड कर दिया गया है।
ओके तो जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ओके तो इसमें देख सकते हैं कि इंडियाज डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी रेस्ट ऑन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। हाउएवर प्रॉब्लम कौन कौन से है? इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन है, ओपेक कैंपेन फाइनेंसिंग है, इंक्रीजिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है? इलेक्शन क्रेडिबिलिटी को डाइल्यूट करती है, डेमोक्रेसी का जो क्रेडिबिलिटी है उसको डाइल्यूट करती है। तो उसके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं अब तक? जैसे ईवीएम लिया गया है, वीवीपैट लिया गया है, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट को भी क्या करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या फिर ग्रुप्स हो, वो क्रिटिसाइज़ करती है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का भी डिफरेंट समय पे क्या जजमेंट रहा है, ये सभी चीज़ें हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से जाननी ज़रूरी रहती है। ओके फिर आपका जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में भी मेंस में बन सकता है। तो अभी जो लोकसभा है उसमें 46% एमपी क्या है? आउट ऑफ 543 251 के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, और इस 251 के अंदर 170 के ऊपर क्या है? सीरियस चार्जेस है, लाइक मर्डर, रेप, किडनैपिंग। ओके तो इन चीज़ों को क्या करना है? इंश्योर करना ज़रूरी है। तो सोल्यूशन क्या है? एग्ज़ाम में सोल्यूशन पूछा जाता है, तो सोल्यूशन में ये जो भी सोल्यूशन इसमें सुझाए गए हैं वो आपको देखना ज़रूरी रहेगा। ओके तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है ये समाप्त होता है। मैंने कोशिश की आपको ये चीज़ें कैसे इम्पॉर्टेंट है वो समझाने की। टॉपिक मैंने आपको नहीं समझाया, ये इम्पॉर्टेंट कैसे है वो हमारा काम है आपको समझाना एनालिसिस में। ओके बाकी जो भी टॉपिक का जो भी फाउंडेशनल लर्निंग है, इसका जो भी समझाने का पार्ट होता है वो हम अपने फाउंडेशनल क्लास में अच्छी तरह से समझा देते हैं, तो ये भी काम में आ जाएगा आपको। ओके तो जिसका फाउंडेशन थोड़ा बहुत ठीक है, जिन्होंने प्री दिया है, क्लियर किया है, मेंस में भी बैठे हैं, ओके तो वैसे जो थोड़े एडवांस लेवल के एस्पिरेंट है वो इससे पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस सिर्फ जो हमारा पीडीएफ है, जो डेली एनालिसिस का पीडीएफ है, इससे। ओके तो इसी के साथ आज का जो भी हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपके 19 मार्च का जो एनालिसिस है उसके साथ। ओके तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी के लिए अलविदा।